जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। लेखक राजीव पटेल, पटना बिहार। संजय कुमार सिंह, पटना बिहार। फिर जातियों की उत्पत्ति की बातें पूर्व काल में मिले अस्पष्ट समानांतर शब्दों के आधार पर वर्तमान परिवेश में हमारे विद्वान लेखकों ने कैसे अपने किताब में लिख दिए हैं। अगर लिख भी दिए हैं तो फिर उन नामों और शब्दों की चर्चा आगे के काल में क्यों नहीं मिलती है, इसकी भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखकगण इन काल्पनिक युगों रामायण महाभारत काल के नामों की चर्चा के बाद ज्ञात काल को छोड़ते हुए सीधे 800 ईस्वी के बाद या 1600 ईस्वी के बाद के काल में पहुंचकर किसी जगह उपयुक्त शब्दों से तारतम्य मिलाते हुए जातियों का निर्माण कर देते हैं। पाठकगण, आखिर क्या जातियों का निर्माण महज कुछ शब्दों और वाक्यों के जोड़ तोड़कर लिख देने से होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी होती है? जितने भी हमारे बीच विद्वान लेखक महोदय हुए हैं, उन्होंने जिस किसी भी जाति की किताबों का लेखन या रचना किए हैं, उनमें वे लोग सामान्य तौर पर सर्वप्रथम हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल, आज से 4000 वर्ष पूर्व से भी पूर्व काल यानी वैदिक काल, अज्ञात काल की चर्चा करते हुए सीधे मुगल काल 1526 ईस्वी के बाद पर आ जाते हैं, या अज्ञात काल की चर्चा करते हुए मौर्य काल 320 ईस्वी पूर्व या अंग्रेजी 1764 ईस्वी के बाद काल पर आ जाते हैं। लेकिन बीच के समस्त प्रामाणिक समय अर्थात 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी के बीच के अर्थात 3700 वर्षों के काल को भूल जाते हैं या अंतर्ध्यान होकर मौन साध जाते हैं। क्यों? वस्तुतः भारत में जातियों की उपस्थिति का प्रामाणिक अभिलेख 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी पाल वंश के बाद के समय से मिलना शुरू हो जाता है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आया है। इसमें प्रभावशाली, संपन्न और बुद्धिजीवी जातियों का प्रमाण मिलता है। इस काल 800 से 1200 ईस्वी तक को राजपूत और ब्राह्मण काल भी कहते हैं। लेकिन जो जातियां मेहनतकश, निरीह, निरक्षर और निशक्त हुआ करती थी, उनका प्रमाण और प्रसार अंधेर कुंपों में दब जाया करता था। इस कारण गरीब जातियों की उत्पत्ति की अवधारणाएं दब गई थी। लेकिन इन जातियों के अंदर जब कुछ लोग साधन संपन्न बन गए, तब प्रतिष्ठा पाने के लिए अपनी उत्पत्ति को काल्पनिक काल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसका आधार बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। जाति उत्पत्ति की विस्तार पूर्वक और प्रमाण के साथ चर्चा आगामी पुस्तक में कर रहा हूँ। मध्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बहुत से विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नजदीक से देखा और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम किया है। मैंने कुछ ऐसे यात्रा वृत्तांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि उनके यात्रा वृत्तांत में ज्यादातर भारत की मुख्य जातियों राजपूत, सम्राट, ब्राह्मण, दरबारी, वैश्य, व्यापारी की चर्चा ही मिलती है, जबकि दूसरी जातियों की चर्चा बहुत ही कम मिलती है। लेकिन एक फ्रांसीसी यात्री जिसने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की थी और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, वर्नियर की भारत यात्रा में उसने पेज नंबर 143 कृषित जाति और खेतीहर नाम से संबोधित करते हुए उनकी छोटी सी चर्चा की है कि भारत में कृषि कार्य हेतु एक समाज होता था, जिसको आज शायद हम लोग कुर्मी, कोयरी, पाटीदार, लोद, धानुक, सेंथवार, महतो, कुनबी, कुटुंबी, कम्मा, कापू रेड्डी या अन्य के नाम से संबोधित करते हैं।
इस समाज के बारे में वर्नियर लिखते हैं कि भारत में खेतीहर समाज काफी गरीब हुआ करता था, जिसका मुख्य कारण यह था कि वह समाज मुगल सम्राट से ज्यादा उसके दरबारी, रियासतदार और जमींदार से ही परेशान और त्रस्त रहता था। राजधानी से ज्यादा दूर होने की वजह से उनके भूक्षेत्र पर दरबारी, रियासतदार, जमींदार और तहसीलदारों का प्रभाव ज्यादा रहता था, और ये लोग किसानों से लगान के अलावा सामंतवादी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए कृषक के घरों से या खेतों में पड़ी फसल को भी लूट लेते थे और उन्हें मानसिक, शारीरिक रूप से काफी प्रताड़ना भी देते थे, जिसकी वजह से कृषक परिवार मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इस कारण किसानों की गृहस्थ जिंदगी काफी दयनीय रहती थी। इनकी गृहस्थ जिंदगी में प्रथमतः तो इसके परिणाम स्वरूप वंश वृद्धि भी सही रूप से नहीं हो पाती थी, और अगर वंश वृद्धि होती भी थी तो इनके बच्चे कुपोषण और भूखमरी का शिकार होकर काल के गाल में समा जाते थे। ये लोग रियासतदार और जमींदारों के शोषण से उबकर अक्सर एक सीमा से दूसरी सीमा में पलायन करते रहते थे। इस कारण इनके घर भी स्थायी और पक्के ईंटों के नहीं होते थे। इनके घर मिट्टी और घास फूस के बने होते थे। अधिकतर खेतीहर परिवारों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मेहनत और मजदूरी हम लोग करते हैं और ये रियासतदार और जमींदार आता है और सब कुछ लूट के ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे खेतीहार परिवार जमींदारों के आतंक से जंगलों में पलायन कर गए और बाद में जंगलों के अंदर ही जीवकोपार्जन का साधन खोज लिया और वही जीवन बिताने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ खेतीहर परिवार के लोग जमींदारों और रियासतदारों के आतंक से बचने के लिए उनके सिपाहियों के यहाँ घोड़ों की देखभाल या घरेलू कार्य या कृषि कार्य, बागवानी करने की नौकरी का काम भी करने लगे थे, जो बाद में जोधपुर गजट की संख्या 2240 से सैनिक खेतीहार या सैनी के नामों से प्रसिद्ध हुए। इस आदेश की गजट की प्रति नीचे दे रहा हूँ। Adoption of new identity in 1930 and 1940 CE, the Rajput Mali community adopted the surname Saini in the 1930 and 1940 decade during the colonial rule. Order: Jodhpur, the 6th February 1937, number 2240. Subject: Recording of Malis as Sainik Kshatriyas in Pattas and Development Department records. Reference: PWD Ministers number 431 dated 22nd October 1936. His Highness has stated his personal view that he has no objection to Malis being recorded as Sainik Kshatriyas in the Pattas of the Development Record. Mehakmas DM Field Limited Call CIE Jodhpur. Chief Minister January 23, 1937. Government of Jodhpur. The enact order issued by government is given below. 1937 Jodhpur State Order in respect of renaming of Malikas to Saini or Sainik Kshatriya. Source: Jodhpur State Archives. देश में अंग्रेजी सरकार के आने के बाद से कृषक परिवारों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ भी पूर्व के सभी दरबारी और रियासतदार बाधक बनकर खड़े हो गए, क्योंकि अब पूर्व के सभी दरबारी, जमींदार और रियासतदार लोग मुगलों को छोड़कर अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी में आ गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी किसानों से लगान वसूल करने हेतु एक माध्यम चाहिए था, अतः मुगलों के अधीन कार्यरत पुराने सभी जमींदारों और रियासतदारों को पुनः अपने अधीन नियुक्त कर लिया। लेकिन अंग्रेज मुगलों से ज्यादा समझदार और व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले लोग थे, इसलिए पहले के मुगल
शासन में लगान वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत निचले स्तर का तहसीलदार या जमींदार यदि अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं होता था या उनकी लापरवाही दिखती या किसी भी प्रकार की लगान वसूली प्रक्रिया में कमी दिखती तो उनकी जमींदारी को बेचा या नीलाम किया जा सकता था और उस नीलामी प्रक्रिया में उस इलाके का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था। इसी वजह से बाद के समय में कुछ खेतीहर कृषक परिवार भी इस नई जमींदारी प्रक्रिया में भाग लेकर उस जमींदारी हिस्से का कुछ भाग खरीदकर जमींदार बन जाता था। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार के ऊपर विश्वव्यापी संगठन होने के नाते अन्य देशों का भी दबाव हमेशा बना रहता था कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियों को कम से कम किया जाए।